गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। इस वर्गीकरण को पढ़ने के लिए हम कुछ बिंदु बनाएंगे। वे हैं देखें, वे हैं इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, सिनेप्टो क्लासिफिकेशन। सिनेप्टो क्लासिफिकेशन एक प्रकार का चार्ट होता है और फिर डिटेल क्लासिफिकेशन। तो चलिए, संघ प्रोटोजोआ है ना। अब प्रोटोजोआ पढ़ें इससे पहले हम ये देखें कि प्रोटोजोआ कैसे बना। तो प्रोटोस प्लस ज़ुअन, यह दोनों शब्द किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ग्रीक शब्दकोश से। तो ग्रीक से हमने दो शब्द लिए, प्रोटोस और ज़ुअन। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और ज़ुअन का मतलब होता है एनिमल्स। तो जो प्रथम जीव हैं वे क्या कहलाएंगे? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ को अगर हमें परिभाषित करना हो तो हम सामान्यतः कहते हैं कि प्रोटोजोआ जो हैं वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एसेल्यूलर होते हैं, एकल या निवह में मिल सकते हैं, इनमें ऊतक और अंग नहीं पाए जाते, इनमें एक या अनेक केंद्रक हो सकते हैं। ये परिभाषा के लिए इसके चंद मुख्य लक्षण। अब इस संघ को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्वयं के द्वारा बनाए गए एक उपकरण से देखा। उसी उपकरण का आज जो स्वरूप है हमारे पास विकसित, वह है माइक्रोस्कोप। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पेशे से एक मर्चेंट थे, क्लॉथ मर्चेंट, लेकिन उनके वैज्ञानिक सोच के स्वभाव ने उन्हें हमें प्रोटोजोआ के इतिहास में यहाँ पर एक स्पष्ट रूप में देखा है। अब तो कौन थे जिन्होंने पहली बार प्रोटोजोआ को देखा? वे थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जियार्डिया नाम के प्रोटोजोआ को भी अपने उसी उपकरण में देखा था। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो संघ प्रोटोजोआ को पहली बार किसने देखा? दूसरा जियार्डिया। जियार्डिया पे एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि जियार्डिया कैसा प्राणी है। अब यहाँ कैसे से आशय होता है कि जियार्डिया को सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो अगर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहा जाता है, इसमें आपके पास ऑप्शंस हों जियार्डिया, तो वह होगा जियार्डिया को कहा जाता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और जियार्डिया, इस पे हमें यहाँ दो क्वेश्चंस मिले। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इस संघ को प्रोटोजोआ किसने कहा? प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ फर्स्ट टाइम गोल्डफस्ट ने कहा। और कहने की वजह हम पूर्व में देख ही चुके हैं, प्रोटोस प्लस ज़ुआ। अब प्रोटोजोआ जो हैं ये स्वभाव से चूँकि एक कोशी होते हैं, इसलिए वॉन सीबोल्ड ने इन्हें यूनिसेल्यूलर कहा। और डोबेल नाम के एक अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे एसेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर कहा। हीकल ने प्रोटोजोआ के स्वभाव के आधार पर पूरे एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा। तो वे कौन हैं? वे हैं हीकल। हीकल ने दो भागों में बांटा, एक था प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ, है ना। तो अभी तो हम किस पे कंसंट्रेटेड हो रहे हैं? प्रोटोजोआ पर। तो आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं संघ प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्टरी पॉइंट, और उसके अंतर्गत हमने देखा इसकी सामान्य डेफिनेशन क्या है, प्रोटोजोआ शब्द कैसे बना। प्रोटोजोआ
को फर्स्ट टाइम किसने देखा और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ किसने कहा, क्यों कहा? प्रोटोजोआ को यूनिसेल्युलर भी कहा, किसने कहा, क्यों कहा? अब प्रोटोजोआ जो हैं ये एक कोशिका से बने हुए प्राणी हैं। हम चल रहे हैं इसके अभी इंट्रोडक्टरी पॉइंट पर ही। इनमें सिमिट्री की लगभग सारी रेंज हमें दिखाई देती है। इनमें एसेल्युलरिटी होती है, ये बिना ऊतक और अंग वाले प्राणी हैं। इनमें केंद्रक की संख्या एक या अनेक हो सकती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। आपने सिनॉप्सिस में देखा होगा, ये ध्यान दें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, सेकंड था इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। इस संघ की लगभग 50,000 जातियाँ अभी तक विदित हैं। ये दो रूपों में पाए जा सकते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं। फिर ये जो हैं सहजीविता भी दर्शाते हैं। तो स्वतंत्र जीवी, परजीवी और सहजीवी, 3 तरह की जीविता इसमें हमें यहाँ दिखाई देती है। यह सिंपल प्रकार के प्राणी हैं, अर्थात सरल स्वभाव के हैं और आद्य प्रिमिटिव प्रकार के प्राणी हैं। इसीलिए तो हमने इन्हें कहा था प्रोटोजोआ। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है। इनमें केंद्रक की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। आपने ये देखा होगा पैरामीशियम। अगर आप पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम को हम स्लीपर सोल एनिमलक्यूल कहते हैं, है ना? तो आप इस आकार पर गौर कीजिए। पैरामीशियम जो है सिलिएटा का मेंबर है, हम ये आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि आप इस प्राणी से परिचित हैं तो ये देखिए, ये होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। वहाँ अपन अभी केंद्रक की बात कर रहे हैं ना कैरेक्टर्स में, तो एक केंद्रक भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता होगा ये अमीबा में एक केंद्रक होता है, जबकि ये यहाँ पर है ना, देखिए ये न्यूक्लियस अमीबा का और ये 2 न्यूक्लियस। अब 2 न्यूक्लियस हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। हाँ, 2 न्यूक्लियाई हो गए तो पैरामीशियम में। इस प्रकार ये केंद्रक एक आकार के भी हो सकते हैं और अनेक आकार के भी हो सकते हैं। प्रोटोजोअन्स का शरीर बिना किसी आवरण के भी हो सकता है, जिन्हें हम नेक्ड कहते हैं। इनका शरीर तनुत्वक या शेल से भी ढका होता है। तनुत्वक किस पे पाया जाता है? तनुत्वक पाया जाता है पैरामीशियम में। ठीक है, पैरामीशियम में देखें, यह जो बाहर का एक आवरण है ये कहलाता है पेलिकल, है ना? ये है पेलिकल। पैरामीशियम आपको टाइप स्टडी में भी है, तो इसलिए आप इसके जो मुख्य लक्षण यहाँ मैं आपको बताऊंगी उनको थोड़ा ध्यान देते हुए चलें। हाँ,
तो तनुत्वक भी हो सकता है, जैसा कि जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जैसा कि पैरामीशियम में, और शरीर पर कोई आवरण नहीं भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा आवरण नहीं होता है, जैसा कि अमीबा। और इनके शरीर पर शेल भी हो सकते हैं। शेल जिस ग्रुप में पाए जाते हैं वह हैं फोरामिनिफेरा। अब ये जो प्राणी हैं ये एकल स्वभाव के भी हो सकते हैं, ये निवही भी हो सकते हैं, अर्थात एक जंतु भी मिल सकता है, या इनके समूह में रहने वाले झुंड भी हमें दिखाई देते हैं। इनका शरीर का आकार गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, इस तरह इलोंगेटेड लंबा भी हो सकता है, और फ्लैटेंड या चपटा भी हो सकता है। तो यहाँ आपको गौर क्या करना है कि बॉडी का जो शेप है उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इनकी शारीरिक सम्मिति जो है वह भी हमें कई विभिन्नताएं दिखाती है, जैसे ये बायलैटरल भी हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, आइदर नन, इनमें कोई सिमेट्री नहीं हो सकती है, ए सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। इनमें शरीर का आकार एक प्रकार का भी रह सकता है, और शरीर का आकार वातावरण और उम्र के साथ बदल भी सकता है। इनके शरीर के अंदर का प्रोटोप्लाज्म, अब हम यहाँ शरीर शब्द उपयोग में ला रहे हैं, चूँकि एक कोशी ही है इसलिए हम उस एक कोशिका को इस एनिमलक्यूल का एक शरीर मानते हैं। तो और वैसे आपको पता है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, तो इनका प्रोटोप्लाज्म आउटर और इनर प्रोटोप्लाज्म में विभक्त होता है। फिर आप चलिए इसी चित्र पर, ये किसका है ये आपको पता है, जैसे ये रहा, ये पैरामीशियम का जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ जो अंदर भरा हुआ है ये प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन यह प्रोटोप्लाज्म अगर हम इसे स्पष्टता देखें तो इस प्रकार, देख रहे हैं आप, इस प्रकार ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं इसके प्रोटोप्लाज्म के लक्षण, और प्रोटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म हो सकता है, जैसा कि हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। और हम चलें तो ये प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के कैरेक्टर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और लक्षण देखें तो अब जो लक्षण हैं ये लक्षण इनकी फिजियोलॉजी पर बेस्ड हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ये इनके फिजियोलॉजिकली, मतलब अभी तक जो हमने देखे वो इसकी आकारिकी पे आधारित थे, इसके स्वभाव पर आधारित थे, इसके आवास पर आधारित थे। अब जो लक्षण हैं वे इसकी कारिकी पर आधारित हैं, जैसे लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइक दैट अदर्स। तो पहले हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। प्रोटोजोआ के अंदर कूटपाद हो सकते हैं, कशाभक हो सकते हैं और पक्षमाभ हो सकते हैं, या इनमें से नहीं भी हो सकती। मगर अधिकांश प्रोटोजोआ में इन रूपों में से पाए जाने वाले कोई गमनांग पाए जाते हैं। यहाँ पर इस लक्षण को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण अगर बेस्ड है तो वो कौन से लक्षण पे बेस्ड है, वो है इसके गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स। आगे हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे LH हाइमन ने किस प्रकार गमनांगों के आधार पर संघ प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया। चलिए अब हम दूसरा देख रहे हैं न्यूट्रिशन। तो ये प्राणी जो हैं ये प्राणी समभोजी भी होते हैं, ये पादप समभोजी भी होते हैं, अर्थात होलोजोइक या होलोफिटिक प्रकार के हो सकते हैं। ये सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, अर्थात मृतोपजीवी और परजीवी।
के रूप में भी हमें मिलते हैं। अब चूँकि ये एक कोशीय प्राणी हैं, इसलिए इनमें डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेल्यूलर। ध्यान दीजिए, इन प्राणियों के पास पाचन तो है मगर पाचन तंत्र नहीं है। हमने पढ़ा था ना, इनके पास टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी एक कोशिका ही इनकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो अब हम आते हैं डाइजेशन पर। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर अर्थात कोशिका के अंदर ही होता है, और कोशिका के अंदर जिस संरचना में होता है उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। रेस्पिरेशन पे आते हैं, तो रेस्पिरेशन इसमें बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूज़न से होता है। और डिफ्यूज़न क्या है ये आप लोगों को पता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? अब यहाँ गमन किसका? जो भी आयन है वहाँ पर उनका। चलिए फिर हम आते हैं एक्सक्रीशन की बात करते हैं, है ना। तो ये हम आए इसके एक्सक्रीशन पर। ये देखिए, तो इनमें एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस से भी होता है। कुछ अवस्थाओं में इनमें यहाँ पर टेम्परेरी ओपनिंग होते हैं और कुछ में परमानेंट ओपनिंग होते हैं। पैरामीशियम में साइटोपाइज पाया जाता है जो परमानेंट ओपनिंग कहलाता है। जब हम पैरामीशियम की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर साइटोपाइज को पढ़ेंगे। अब जो फ्रेश वाटर में मिलने वाली फॉर्म्स हैं या अवस्थाएं हैं, उनमें परासरण नियमन पाया जाता है, और परासरण नियमन जिन संरचनाओं से होता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अर्थात संकुचनशील रिक्तिकाएं। ये वे संरचनाएं हैं जो इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी शरीर के बाहर त्यागने में सहयोग करती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप वापस आइए, हम किस पे चल रहे हैं अब? इसके एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। फिर से आप इस स्लाइड को देखिए। इसमें यहाँ पर चूँकि ये पैरामीशियम है और ये अमीबा, दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एक अगले सिरे पर होती है और एक पिछले सिरे पे। अभी मैं अगले ही सिरे वाली में इसकी ये रेडियल आर्म्स बना रही हूँ इस प्रकार। ये तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पाई जाती है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस दिशा में आती है। ठीक है, ये संकुचनशील रिक्तिकाएं इन प्राणियों में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए अनुकूलित होती हैं। अब हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलें तो फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। हमने देखा लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। इन प्राणियों में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। जैसे अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल के मायने हुए अलैंगिक और लैंगिक। तो जो अलैंगिक है वो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन अर्थात द्विखंडन या बहुविखंडन, कलिकोद्भदन या बडिंग और स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन है वह कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। इन एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, तो हम देखते हैं इनमें सिनगेमी भी पाई जाती है। इसका डिटेल स्टडी जब हम आगे आपको किसी टाइप स्टडी के मेंबर को पढ़ेंगे तब वहाँ ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अब देखिए, इनकी लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। कई बार यह कैरेक्टर हमें नहीं भी दिखाई देता।
फिर जिंदगी के अंदर अगर विषमताएं आए और उन विषमताओं से इनको बचना है, तो इन प्राणियों में हमें क्या मिलता है? पुटी भवन, जिसे हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए प्राणी स्वयं को एक पुटी के अंदर बंद कर लेता है, और ये जो प्रतिकूलताएं हैं ये भोजन की हो सकती हैं, तापमान संबंधी हो सकती हैं, नमी की हो सकती हैं, समझ रहे हैं? तो वातावरण संबंधी कोई भी प्रतिकूलता आने पर प्राणी एनसिस्टमेंट दर्शाकर स्वयं को बचाता है और वहाँ से अन्यत्र भी डिस्पर्स हो सकता है। तो इस प्रकार एनसिस्टमेंट जो है वो प्रतिकूलताओं से बचाने में भी सहयोग करता है और इनके विस्तार और प्रसार में भी इनको सहयोग देता है। इसके जो जीव हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है या जो अंदर का प्लाज्म है वह, अब यहाँ हम प्रोटोप्लाज्म को तो पढ़ चुके हैं कि इनका प्रोटोप्लाज्म किस तरह से विभाजित होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। मगर इनके शरीर में जो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म नाम का विभेदन नहीं मिलता है ना। तो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म नहीं है, इसलिए इन एनिमल्स में नेचुरल डेथ, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। और यही वजह है कि इस समूह के प्राणियों को हम सामान्यतः अमर जीव कहते हैं। आपने इसका उदाहरण सामान्यतः सुना होगा, अमीबा। अमीबा को अमर जीव ही माना जाता है। उसकी मेन वजह ये रहती है कि ये एक कोशी हैं, इसलिए ये जीव सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म का विभेदन स्पष्ट नहीं करते हैं। इस वजह से इनमें प्राकृतिक मृत्यु का अभाव होता है, और चूंकि इसमें मृत्यु नहीं है इसलिए अमीबा को हम अमर जीव कहते हैं। ये चीज़ें हम देख ही चुके हैं पूर्व में। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। नेक्स्ट, तो आज हमने देखा संघ प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन। हम वापस इस बिंदु पर आते हैं। इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका सिनेप्टो क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन।